हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों उसके अंदर अपने चैप्टर 3 नंबर फिनिश कर दिया। और आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि दोस्तों रूल रेगुलेटिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो है उसका पूरा रिवीजन करवाऊँगा, राइट। तो उसको मैंने दोस्तों 31 या 32 पॉइंट्स में डिवाइड किया है चैप्टर नंबर 3 को। अगर आप वो पहले सारी वीडियो देखे हैं और आप दोस्तों वो 31 या 32 पॉइंट देख लेते हो, तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाएगी और एक मूवी की तरह आपको वो चीज़ें सारी याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपने दोस्तों मूवी देख के आते हैं तो अपने स्टोरी सारी याद रहती है। तो आज आपको मैं उसी पे 15 या 20 मिनट अपने उस पर लगाएंगे, ताकि वो सारी जो चैप्टर 3 के अंदर बातें थी वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए। ठीक है, वो दोस्तों बिखरी हुई ना रहे, राइट। दोस्तों पढ़ते सभी हैं, ठीक है, किताबें सबके पास है, वीडियो भी सबने देखे होंगे, लेकिन जिसने जो आज वाला वीडियो देखेगा, जो उसके अंदर पूरा रिवाइज करवाया गया है, तो उसकी समझ जो है बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर बनेगी, राइट। यस और नो? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अपने रिवीजन नंबर 3 का रिवीजन करते हैं अपने। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दोस्तों 1 नंबर पॉइंट पे पीरियड ऑफ अकाउंट, राइट। तो दोस्तों पीरियड ऑफ अकाउंट हमारे क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, राइट। एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा पीरियड ऑफ अकाउंट है। जिस पीरियड के लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी विभाग का, तो हमारे दोस्तों एक अकाउंटिंग पीरियड चलता है, जो कि है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो कि है 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक, राइट। और दोस्तों इसके बाद क्या बोला गया है कि 31 मार्च के बाद भी हम क्या है उन कुछ अकाउंट्स को ओपन रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मार्च के एंड में जो ट्रांजेक्शन्स होगी, जो मार्च के आखिरी दिनों में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो 31 मार्च तक सेटल नहीं हो पाती है, राइट। यस और नो? तो जो ट्रांजेक्शन्स 31 मार्च तक सेटल नहीं हो पाती है, उनको दोस्तों एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन रखा जाता है उन अकाउंट्स को, ताकि वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं, जो 31 मार्च के बाद जो मार्च के ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन जो अभी तक पूरी सेटल नहीं हुई हैं, तो उनको हम 31 मार्च के बाद भी ओपन रख के उनको सेटल कर सकें, एडजस्टमेंट कर सकें उनमें। ठीक है, जो कि RBI CS नागपुर के अंदर होता रहता है। तो दोस्तों जनरली उसकी डेट है 15 अप्रैल तक। ठीक है, इनको ओपन रखा जाता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, और उन अकाउंट्स को बोला क्या जाता है जो 31 मार्च के बाद भी ओपन रहते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों मार्च सप्लीमेंट्री 1, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन सप्लीमेंट्री 2। ठीक है, ऊपर वाले दो नाम और नीचे वालों के 2 नाम है। तो मार्च सप्लीमेंट्री 1, मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन सप्लीमेंट्री 2, राइट। यस और नो? आगे चलिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया है इसमें, अकाउंट्स जो है हमारे इंडियन रुपीज़ में मेंटेन करते हैं, ठीक है, इंडियन करेंसी में मेंटेन करते हैं, राइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अकाउंट्स जो हैं गवर्नमेंट के अकाउंट जो है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है फ्रेंड्स कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, राइट। अब इनके आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, 266, ठीक है, 266 का सेकंड और 267 कंटीजेंसी का, राइट। और फ्रेंड्स क्या है इसके अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या पढ़ा मैंने, इसके मैंने 2 डिवीजन पढ़े, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू डिवीजन और कैपिटल डिवीजन, राइट। रेवेन्यू के अंदर फिर मैंने रिसिप्ट पढ़ा और एक्सपेंडिचर पढ़ा। और दोस्तों कैपिटल के अंदर मैंने 3 भाग पढ़े, कैपिटल का रिसिप्ट, कैपिटल का एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस, राइट। इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा करी, आपको बताया, ठीक है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। फिर पार्ट 2 कंटीजेंसी फंड में क्या था दोस्तों, कि कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ जाए, राइट। और जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होगी, तो हम कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड, राइट। पार्ट 3 में दोस्तों पब्लिक अकाउंट पढ़ा, मतलब जो पब्लिक का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्ट, डिपॉजिट, एडवांसेस, सस्पेंस, मिसलेनियस टाइप के ट्रांजेक्शन्स जो हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर कंसीडर की जाती है, राइट। इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट था कैपिटल का एक्सपेंडिचर, राइट। रेवेन्यू का पता है आपको, टैक्सेस से जो कलेक्शन आएगा फिर उसी से अपने जो एक्सपेंडिचर कर देंगे, तो वो रेवेन्यू का रिसिप्ट हो गया टैक्सेस से कलेक्शन, और जिसका एक्सपेंडिचर हो गया तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। कैपिटल के अंदर दोस्तों कैपिटल का एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो मेनली जो बोरोवर्ड फंड से जो करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल का एक्सपेंडिचर, राइट। और कैपिटल में जो दोस्तों एक्सपेंडिचर करेंगे उनका हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, राइट। और डिटेल में चर्चा दोस्तों इसी चैप्टर में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इधर बताऊंगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 17 नंबर पॉइंट में, राइट। और देखिए दोस्तों एक ही पेज पे सारी चीज़ें लिख दी तो आपको थोड़ी सी समझ आपकी और क्लियर होगी इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर सेक्टर I, J, K, L, M, इन सारे सेक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो थी वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर मैंने करी, राइट। और दोस्तों इन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स थी, मेनली जो पब्लिक के अकाउंट गवर्नमेंट के पास है उनसे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें दी गई थी। इसके बाद मैंने बताया कि सेक्टर क्या होता है, तो दोस्तों ग्रुप ऑफ फंक्शंस को, ग्रुप ऑफ मेजर हेड्स को बोलते हैं सेक्टर, राइट। जैसे टैक्स कलेक्ट करता हूँ उसके अंदर, तो टैक्स जो दोस्तों एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, वो एक प्रकार के फंक्शंस हो गए, मेजर हेड्स हो गए, उन सबको कलेक्ट कर दूंगा तो एक सब सेक्टर बन जाएगा। फिर सारे सब सेक्टर्स को कलेक्शन कर दूंगा तो एक सेक्टर बन जाएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, 423 222 करके मैंने ट्रिक याद करी, मेजर, माइनर, मेजर, सब मेजर, माइनर, सब हेड, डिटेल और ऑब्जेक्ट हेड, राइट। और फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी, ठीक है। और ये 4 डिजिट का दोस्तों क्या था, मेजर हेड था। तो मेजर हेड जो 4 डिजिट का है, कोई भी अपने को दे दे डेटा कि भाई ये बताओ आप, तो 2299, ठीक है, तो ये
किस टाइप का हेड है और इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी, तो अपने इसके पहले डिजिट को देख के दोस्तों बता सकते हैं। 4 डिजिट का है तो मतलब मेजर हेड होगा। इसका पहला डिजिट मान लो ए है, तो अगर वो 0 या 1 हुआ तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो 2 या 3 हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो 2 आया तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, मेजर हेड का। फिर दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक ही कोड हेड है, इसलिए यहाँ पे अंक देने की जरूरत नहीं थी इसको, ठीक है। तो इसने एक मात्र 4000 ले लिया। इसके बाद दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 या 5 से डिनोट करते हैं, लोन हेड को 6 या 7 से, राइट। और दोस्तों फिर इसके बाद इसकी रेंज दे दिया 0001 से 1999, फिर 2000 छोड़ दिया, 2001 से 3999, राइट। और 2000 क्यों छोड़ा, आप ऐसे लॉजिक से समझ सकते हो, क्योंकि 2 या 3 तो मैंने यहाँ लिया है, अगर 2000 यहाँ दे देता तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं कैसे अलग करता, राइट। फिर तो इसकी मीनिंग खत्म हो जाती 0 1 2 3 इनकी, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट के लिए 4000 दे दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दोस्तों 4001 से 5999, राइट, यस और नो। इसके बाद दोस्तों लोन हेड दे दिया 6001 से 7999। ये सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सारी बातें मैंने करी। इसके बाद फ्रेंड्स कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से 8000 है इसका कोड हेड, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को 8 से डिनोट करते हैं, और इसका 8001 से 8999 तक की रेंज है, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने मेजर हेड के आपस में रिलेशन देखे। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना है, लोन हेड में जाना है, तो प्रत्येक में 2-2000 जोड़ता चला जाऊंगा, तो मैं आपस अगला कूदता चला जाऊंगा। जैसे यहाँ हूँ 2000 जोड़ दूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यहाँ 2000 जोड़ दूंगा तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पहुँच जाऊँगा, और फ्रेंड्स यहाँ जब मैं 2000 जोड़ दूंगा तो मैं लोन हेड में पहुँच जाऊँगा, राइट। आगे देखिए 11 नंबर पे क्या दिया गया है, 4076। 4076 फ्रेंड्स किसको डिनोट करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जिसको कि अपने किताबी भाषा में कैपिटल आउटले बोलते हैं। किस पे, वो भी डिफेंस सर्विसेज पे, राइट। और दोस्तों ये जो 4076 है ये सभी को कैटर करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, R&D इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, सभी को 4076 डिनोट करता है, राइट। इन सब का एक ही मेजर हेड है। यहाँ देखा दोस्तों आपने, जैसे मान लो इनका रेवेन्यू का रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर वो अलग अलग है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इनका एक्सपेंडिचर का है वो ओनली एक मात्र है। इसके बाद देखिए दोस्तों 6 टायर क्लासिफिकेशन था जो 15 डिजिट का था। 15 डिजिट कौन से फ्रेंड्स, ये चलिए 4 2 6 3 9 11 13 15, ठीक है। तो ये हो गया 15 डिजिट का 6 टायर क्लासिफिकेशन था। किसका, सिविल ग्रांट ऑफ MOD, राइट। दोस्तों जो सिविल ग्रांट है MOD की, वो भी जो गवर्नमेंट की नॉर्मल अकाउंट है उसी के हिसाब से ही उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है हमें। तो देखिए सिविल ग्रांट और गवर्नमेंट के जो अकाउंट है वो 6 टायर क्लासिफिकेशन में विभाजित है, जो कि हम 15 डिजिट से डिनोट करते हैं, राइट। और MOD के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेज ये 5 टायर के अंदर डिवाइड है, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स 13 नंबर पर मैंने क्या पढ़ा, CHB की बात करी, क्लासिफिकेशन हैंडबुक की मैंने बात करी, राइट। तो क्लासिफिकेशन हैंडबुक के अंदर दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई कैसे याद करनी है। एक तो है क्लासिफिकेशन हैंडबुक, एक है दोस्तों पैम्पलेट ऑफ रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस हेड, एक तो है फ्रेंड्स CHB, एक है पैम्पलेट ऑफ RDR। तो जो क्लास है क्लासिफिकेशन हैंडबुक है, क्लास किसकी है दोस्तों, डिफेंस की है, तो ये डिफेंस से रिलेटेड सारे कोड हेड मेंटेन करती है ये किताब CHB। और दोस्तों जो RDR है, पैम्पलेट मतलब सिविल, पैम्पलेट दे दिया सिविल वालों को, सैलरी दे दी पैम्पलेट पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है, तो मैंने RDR इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाई, ठीक है। तो क्लास है मतलब डिफेंस की, तो डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेज। इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे कुछ मेजर हेड दिए गए, कुछ इसके मेजर हेड के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ बातें की गई। तो देखिए दोस्तों क्या है, 0076 0077 0078 0079 0080, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO से रिलेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट के दोस्तों मेजर हेड हैं। अब मैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 देखा मैंने, तो 0 और 1 किससे दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट से। और दोस्तों ये अलग अलग किताबों में ये बातें दी गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये बातें नहीं लिखी गई है, ये अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है क्लासिफिकेशन हैंडबुक। आप वहाँ जाओगे तो ये चीज़ें आप भूल जाओगे अकाउंट कोड की, ठीक है। तो आपको नहीं याद रहेगा कि 01 किसको डिनोट करता है, ठीक है। एक मान लो अपने नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट मान लो बुक पढ़ता है फर्स्ट टाइम में, तो ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो इनको एक जगह लाना ही मेरा काम है, सरल करके समझाना ही मेरा काम है, ठीक है, सो दैट यू कैन ईजिली ग्रास्प द थिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो 0076 मतलब 0 है, तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसमें दोस्तों मैंने 2000 जोड़ दिया, तो कहाँ पहुँच गया मैं, 2076 पे, राइट, येस और नो दोस्तों। 2000 जोड़ दिया तो 2076 में पहुँच जाऊँगा, और सबको फिर 2077 ऐसे करते करते 2080 पे पहुँच जाऊँगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से 2 देखो दोस्तों, 2 या 3 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे पहुँच गया, ठीक है, RE बोल दिया मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखिए दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट का 4000 था, वो सबका सेम है, राइट। तो उसको अपने बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सेम ही है कैपिटल रिसिप्ट। और दोस्तों डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस के अंदर कैपिटल रिसिप्ट होती भी नहीं है, तो इस बुक के अंदर वो हेड दिया भी नहीं हुआ, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा जो कि 4 या 5 से डिनोट करता था। और दोस्तों डिफेंस की जब बात करेंगे तो वो एक मात्र है, देखो 4 है इसके अंदर, 4 या 5 तो है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन दोस्तों ये सारी डिफेंस सर्विसेज को डिनोट करता है, एक मात्र कोड हेड, राइट, येस और नो, समझ में आ रही है दोस्तों बातें। और देखिए 4076 था कैपिटल आउटले था, ये सभी को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, R&D इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिफेंस से रिलेटेड तो सारे खर्चे जो हैं, जो सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, सारे जो कैपिटल आउटले हैं, सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे मेरे फ्रेंड्स 4076 से करता हूँ मैं, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने सब मेजर हेड पढ़े, राइट। ये भी दोस्तों 01 से लेकर 02 03 04 05 06 07 08 तक थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे करके, ठीक है। और दोस्तों ये 2 डिजिट का क्यों लिखा मैंने 01, क्योंकि सब में जो
सब मेजर हेड है वो 2 डिजिट का ही तो होता है। ये देखिए 423 में ये 4 डिजिट का था, ये 2 डिजिट का हो गया मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा माइनर हेड 3 डिजिट का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आर्मी के अंदर 12 है, नेवी के अंदर 9 है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको याद करा 12 9 8 14 8। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ के अंदर अलग अलग माइनर हेड है, लेकिन दोस्तों इन सभी के कॉमन माइनर हेड भी हैं। कौन कौन से? 101, 105, 110, 111 और 800, ठीक है। तो इसके अंदर 105 आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान ट्रांसफर करना है, खुद को जाना है, ठीक है। तो वो सारे जो खर्चे हैं दोस्तों 105 के अंदर हम लेते हैं, 105 माइनर हेड, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा? अगर न्यू कोड हेड ओपन करना है, माइनर के नीचे करना है एसडीओ, जिसको बोला मैंने एसडीओ, 2 बार बोलिए पीछे, एसडीओ, राइट। तो एसडीओ को दोस्तों ओपन करना है तो कौन करेगा दोस्तों? सीजीडीए, माय डियर फ्रेंड्स, कौन करेगा? सीजीडीए, राइट। और दोस्तों किसकी कंकरेंस लेनी पड़ेगी? एमओडी फाइनेंस की और डीजीएडीएस की। डीजीएडीएस आपको सबको पता है, सीएजी का दोस्तों सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं वो डीजीएडीएस है हमारे डिपार्टमेंट में, राइट। सॉरी, 15 नंबर पे देखिए दोस्तों क्या मैंने लिखा है, मेजर और दोस्तों माइनर हेड के अंदर मुझे अमेंडमेंट करना है, राइट। तो मैं सी एंड एजी की मुझे प्रायर कंकरेंस लेनी पड़ेगी थ्रू डीजीएडीएस की, राइट। अब देखिए दोस्तों अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब है कि आपको कोई नया कोड हेड लाना है या तो इंट्रोड्यूस करना है, या जो एग्जिस्टिंग कोड हेड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर में मुझे चेंज करना है, राइट। यहाँ क्या था दोस्तों? एसडीओ, सब डिटेल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अमेंडमेंट की बात आई, नए कोड हेड ओपन करने की बात आई, तो मेरे सीजीडीए ने एमओडी फाइनेंस और डीजीएडीएस की परमिशन ली। लेकिन दोस्तों जब भी माइनर हेड से ऊपर की बात आएगी या माइनर हेड की बात आएगी, ऊपर वाले दोनों की बात आएगी, तो दोस्तों सीएजी की प्रायर कंकरेंस लेनी पड़ती है, राइट। क्योंकि दोस्तों इनके अंदर चेंज करने से क्या बहुत सारा अकाउंट्स जो है गड़बड़ हो जाता है। जो फॉर्म जो दिए गए हैं सीजीए ने, तो वो दोस्तों उनके अंदर गड़बड़ नहीं हो, वो यूनिफॉर्म तरीके से चले, इसलिए हमें उनकी कंकरेंस लेनी पड़ती है, राइट। हम उसमें चेंज नहीं कर सकते मेजर और माइनर में, ये याद रखना है। एसडीओ में तो इनकी लेंगे और मेजर और माइनर में होंगी तो सीएजी की परमिशन में लेनी पड़ेगी, राइट। अगला मैंने पढ़ा दोस्तों 16 नंबर पॉइंट, चार्ज एंड वोटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है? बहुत ईजी है। वोटेड का मतलब जिस पे वोट करते हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट से दोस्तों पैसा निकालता हूँ, 112 बजट है, 114 मेरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, राइट, यस और नो। 112 मेरा बजट है, 114 मेरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जब मुझे अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकालना है दोस्तों, तो मैं वोटेड एक्सपेंडिचर में उसमें मानता हूँ। और वोटेड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होगा? पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है, ठीक है, बहस होती है उस अप्रोप्रिएशन बिल पे, फिर वो एक्ट बनता है, फिर पैसा निकलता है, राइट। तो वो सारा खर्चा जो है दोस्तों वोटेड एक्सपेंडिचर पे है। तो दोस्तों वोटेड एक्सपेंडिचर ना बता के अगर मैं आपको चार्ट एक्सपेंडिचर बता दूं, तो जो सारा खर्चा बचाओ क्या वो वोटेड एक्सपेंडिचर नहीं रह जाएगा? ठीक है, तो अपने चार्ट एक्सपेंडिचर पढ़ लेते हैं। तो चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर दोस्तों क्या है? पहला है जजमेंट डिग्री। कोई भी दोस्तों कोर्ट डिग्री दे दे कि भाई आपको उसका पेमेंट करना है, निर्णय के अंदर आ जाए, राइट। ठीक है, मान लो आपके कोई केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, राइट। तो अगर आपको फिर बाद में आप कोर्ट केस जीत गए और आपको उसका एरियर मिला, ठीक है, अगर आपको एरियर मिला, जैसे अपने जो कोर्ट केस है सीनियर ऑडिटर का, मान लो अभी 4200 से 4600 वाला, 6 साल से 3 साल वाला, वो मान लो हो जाए, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो दोस्तों उसके अंदर क्या होगा कि मान लो आप जीत जाते हो, तो दोस्तों गवर्नमेंट आपको एरियर पे करती है उन चीज़ों का, ठीक है। तो मान लो जजमेंट डिग्री आ गया, उसके अगेंस्ट में मान लो आपको एरियर मिलेगा, तो वो दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर, उसकी क्या पार्लियामेंट की वोटिंग होगी? वो तो आप ऑलरेडी वॉन कर गए हो, आप ऑलरेडी जीत गए हो। सेकंड देखिए दोस्तों अवार्ड ऑफ कोर्ट, वो सिंपल है, वो वही चीज़ है, अवार्ड ऑफ कोर्ट भी वही है, ठीक है। प्रेसिडेंट की दोस्तों सैलरी है, उनके पेड अलाउंसेस है वो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दोस्तों सैलरी, पेड अलाउंसेस। राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, और यूपीएससी के चेयरमैन। और दोस्तों इन लोगों को वोटेड चार्ट एक्सपेंडिचर क्यों दिया, वोटेड से क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोस्तों वोटेड में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो बिल ला के मेजोरिटी से तनख्वाह काट सकती है किसी की भी, ठीक है, पेड अलाउंसेस को रोक सकती है। लेकिन दोस्तों अगर चार्ट एक्सपेंडिचर है तो इस पार्लियामेंट का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। मान लो दोस्तों आप इनकी यूपीएससी के चेयरमैन की तनख्वाह काटने का अधिकार पार्लियामेंट में बन जाए, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो मान लो कोई जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट का और वो इनको अच्छा नहीं लगे, मान लो पार्लियामेंट वालों को, तो मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को, वो क्या करेंगे कि चलो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी काट लो, ठीक है। तो ऐसा इसलिए ना हो कि भाई उनकी सैलरी कट जाए, वो स्वायत्त रूप से दोस्तों इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, ठीक है, और बिना बायस्ड तरीके से बात काम कर सके, ठीक है, विदाउट बायस्ड तरीके से। तो इसलिए उनको चार्ट एक्सपेंडिचर भी रखा गया है। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा? इंटरेस्ट लोन वाले पैसों का, लोन लिया दोस्तों आपने उसका इंटरेस्ट चुकाना है। मान लो वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, आईएमएफ से लोन ले लिया, दोस्तों ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पैसा हमारा पड़ा भी रहता है, हम लोन भी लेते रहते हैं उनसे, ठीक है। मान लो 1 बिलियन का लोन ले लिया आपने, ठीक है, $1 बिलियन का लोन ले लिया, तो उस पर दोस्तों जो इंटरेस्ट चुकाओगे आप पर मंथ, वो भी तो चार्ट एक्सपेंडिचर है, उस पर क्या पार्लियामेंट वोटिंग करेगी? क्योंकि जब आपने लोन लिया उसी टाइम एग्रीमेंट हो गया कि मैं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने साल तक आपको लोन पे कर दूंगा, राइट, यस और नो? समझ में आ रही है दोस्तों बातें? आगे चलिए 17 नंबर पे कैपिटल और दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। अभी चार्ट और वोटेड पढ़ा, अभी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों कौन सा होता है? टेंजिबल एसेट ऑफ अ परमानेंट, मैं एक्वायर कर लूँ कोई भी, ठीक है, कोई भी खर्चा करके, मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने मकान बना लिया मेरा, ठीक है, वो टेंजिबल एसेट है जिसको मैं छू सकता हूँ,
परमानेंट नेचर का है, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एनहांस द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, ठीक है, मान लो मैंने घर बनाया था, उसके ऊपर वाली एक मंजिल और बना दी, दूसरी मंजिल बना दी, 5 मंजिल बना दी, ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट की दोस्तों मैंने यूटिलिटी बढ़ा दी, राइट। पहले घर बना हुआ था, खाली प्लॉट नहीं था, तब तो वो तो था। इन दोनों ही केस में दोस्तों वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों मेनली कैपिटल की प्राप्तियों से करते हैं, राइट। और दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू से भी कर सकते हैं, बट जिस मद पे अपने खर्चा कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम खर्चा कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी रेवेन्यू के सोर्स से हो जाए तभी अपने उसका खर्चा करेंगे, राइट। और दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मेनली बोरवर्ड जो फंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल प्राप्तियाँ वही होती है हमारी, ठीक है, तो वो खर्चा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते हैं, राइट। और दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला, गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से ही हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक बार परमानेंट एसेट बना लिया, नेचर बना लिया, इसके बाद इसके ऊपर जो सब्सिक्वेंट चार्जेस लगेंगे इसको रनिंग ऑर्डर में मेंटेन रखने के लिए, इसकी रिपेयर पे, इसके अपकीप पे, इसके मेंटेनेंस पे, वो सारे चार्जेस फ्रेंड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैं करूँगा, ठीक है। और दोस्तों जो डे टू डे किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है उसके लिए जो खर्चे हैं वो सारे भी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से निकाले जाते हैं, राइट। यस और नो। तो दोस्तों समझ में आया कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये चैप्टर नंबर 3 आप पूरा देखो, फिर उसके अंदर आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर पे। इसके बाद दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट की बात करी। कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों जो भी होती है वो रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर में मानी जाती है, ठीक है। मान लो किसी पर्टिकुलर कोड हेड से आपने पैसा खर्च किया था किसी प्रोजेक्ट पे, मान लो उसी कोड हेड के अंदर एक कैपिटल की रिसिप्ट आ जाए और पैसा आ जाए, ठीक है, तो वो जो था वो जो कैपिटल का रिसिप्ट हुआ है वो रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट। मतलब जो पहले खर्चा था उसके अंदर रिडक्शन हो गया एक्सपेंडिचर के अंदर। 18 नंबर पे दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, कैपिटल कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स टू बी मेट फ्रॉम ऑर्डिनरी रेवेन्यू। इसके अंदर दोस्तों मैंने केजीएफ की माइंस का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, ताकि आप कभी भूलो नहीं। वहाँ पे क्या दोस्तों माइनिंग करने के लिए जो सेटअप किया गया है, जो मशीनें लगाई हुई है, ठीक है, मान लो दोस्तों वो नॉन प्रोडक्टिव है, क्योंकि जिस टाइम दोस्तों केजीएफ बना था, जिस टाइम वो मिल्स बनी थी, जिस टाइम उनको वहाँ के लोगों को लगा कि यहाँ पे सोना निकलता है, यहाँ की मिट्टी में सोना है, तो दोस्तों वहाँ पे 1 टन पे वहाँ उस टाइम 48 ग्राम सोना निकलता था। लेकिन जब ये बहुत आके 100 साल बाद मान लो इनको 1980s 90 में जब बंद किया गया तो दोस्तों वहाँ पे 1 टन के अंदर 4 से 5 ग्राम सोना निकला, ठीक है। तो वो नॉन प्रोडक्टिव होगी। इतना तो जो धन है और जो श्रम है, जो परिश्रम है, इसको निकालने में लगा, मतलब उतनी सोने की उतनी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो मेनली अपना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हमारी प्राप्तियाँ कम हो गई, ठीक है। तो वो बिजनेस दोस्तों जिसके अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राप्तियाँ कम हो जाए तो दोस्तों वो लॉस में जाता है, ठीक है। तो वो नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस है। तो उसके बाद अगर मुझे खर्चा करना है, वहाँ पे कुछ सुधार करना है, तो मैं मेरे ऑर्डिनरी रेवेन्यू सोर्सेज से करूँगा, ठीक है, टैक्सेस से, फाइन से, ना कि मेरे कैपिटल रिसिप्ट से। ये दिया गया इसके अंदर। आगे क्या दिया दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ग्रांट इन एड। कई बार क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को समय समय पर उनका कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए उनको जो दिया गया लोन है उसको माफ़ कर देती है, ठीक है। माफ़ 2 तरीके से कर सकती है। एक तो बोल दे कि उसके अंदर उसका वो शेयर प्रतिशत बढ़ा ले, मान लो इसके अंदर 50% शेयर था, गवर्नमेंट कह दे कि भाई हमारा जो 100 करोड़ का लोन जो था वो तुम्हारा माफ़ कर दिया, हमें 5% इक्विटी और दे दो, राइट। और दोस्तों कई बार क्या होता है, ये बिना इक्विटी लिए एक ग्रांट इन एड सहायता के रूप में भी उसको राशि दे सकती है, ठीक है। मान लो पब्लिक सेक्टर कंपनी को सर्वाइव करवाना है, ठीक है, तो उस केस में भी ये चीज़ें वो करते हैं गवर्नमेंट, राइट। इसके बाद देखिए डिफेंस के केस में अपनी बात करें तो अगर किसी आइटम की लाइफ या किसी प्रोजेक्ट की लाइफ 10 लाख रुपये लग के, एक तो 10 लाख रुपए लगे हैं उस पर, और दोस्तों 7 साल का उसका लाइफ पीरियड है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर से जाएगा, ठीक है, मेरा कैपिटल बजट से जाएगा। इसके बाद दोस्तों व्हीकल्स पे अगर मेरा एक्सपेंडिचर होता है तो वो कैपिटल ही माना जाएगा, ठीक है। भले ही 10 लाख रुपए खर्च हो, 7 साल की लाइफ हो, कितना भी हो, ठीक है, वो कैपिटल के अंदर ही होगा, राइट। 21 पे भी होगा ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस दोस्तों क्या होता है, मान लो आप कोई ऑफिस ज्वाइन करने जाओ या आपका ट्रांसफ़र हो जाए परमानेंटली और टेम्पोरेरी, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों जिस ऑफिस की तरफ आप प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है, जिस ऑफिस की तरफ आप प्रोसीड कर रहे हो वो आपका ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बियर करेगा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड कंडीशन क्या थी, डिफेंस के ऑफिसर्स अगर लैंड कर दें सिविल को, ठीक है, उधार दे दिए सिविल को, तो दोस्तों उन ऑफिसर्स का ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस है वो बोरोइंग डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। जो डिपार्टमेंट उधार ले रहा है, जो डिपार्टमेंट बोरोइंग डिपार्टमेंट है, वो दोस्तों उनके पे एंड अलाउंसेस को सेटलमेंट करेगा, राइट। अब इसके दोस्तों इसके अंदर एक कंडीशन और दे दी, मान लो उसने छुट्टी ले ली उसको ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, तो भी वो जो बोरोइंग डिपार्टमेंट ही करेगा। तो दोस्तों देखिए टू विच प्रोसीडिंग बोरोविंग, टू विच प्रोसीडिंग बोरोविंग, एक ही बात है, ठीक है, बोलने के तरीके अलग अलग है। अब देखिए दोस्तों 22 नंबर पर डीएडी पर्सोनल की बात जब आ जाएगी, तो जो डिपार्टमेंट पेमेंट कर रहा है वर्तमान में उनकी, आपको ऐसे याद रखना है, जो डिपार्टमेंट वर्तमान में पेमेंट कर रहा है वो डिपार्टमेंट उनके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस को बियर करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टूडेंट अंडर ट्रेनिंग है सर्वे पार्टी के साथ, तो उनके जो खर्चे हैं वो सिविल डिपार्टमेंट बियर करेगा, ना कि डिफेंस सर्विस एस्टीमेट या कोई मिलिट्री डिपार्टमेंट, राइट, यस और नो। तो सिविल डिपार्टमेंट इनके खर्चे बियर करेगा। 24 नंबर पे दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, कन्वेंस चार्जेज ऑफ विटनेस, ठीक है। कोई भी विटनेस है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया तो विटनेस को ला रहे हो आप, तो क्रिमिनल के केस में दोस्तों, फौजदारी मामले के केस में विटनेस जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसके कन्वेंस चार्जेज वही बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर सिविल सूट होगा
तो जिस डिपार्टमेंट से पार्टी बिलोंग करेगी वो उसके खर्चे बियर करेगी, राइट। और दोस्तों कोर्ट मार्शल होगा तो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से उसका खर्चा जाएगा उस विटनेस के कन्वीनियंस चार्जेस का, राइट। कन्वीनियंस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, राइट। नोट माइनर हेड जो है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का 105 जो अभी पिछले में पढ़ा था, अभी जस्ट कौन से नंबर पॉइंट पे था मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट नंबर दोस्तों 13 में जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन के जो माइनर हेड पड़े थे ना 105, ये वही है। मतलब इसके केस में कोर्ट मार्शल के केस में विटनेस के कन्वेंस चार्जेस यहीं से निकलेंगे इसके, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों रिफंड्स ऑफ रेवेन्यू। रिफंड्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है दोस्तों, टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। अब जब आप सेविंग दिखा दोगे तो आपको वो पैसा वापस कर देगा, तो उसको बोल दिया मैंने रिफंड्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बात। रिडक्शन इन रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको रिडक्शन इन रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट थी उसमें कमी आ गई। आगे चलिए दोस्तों क्या है ट्रांजैक्शन अंडर सस्पेंस। सस्पेंस क्या होता है दोस्तों, मतलब एक बार आपको कोई पर्टिकुलर कोड हेड नहीं पता कि जहाँ पे किसी आइटम को ट्रांसफर करना है, ठीक है। मान लो मुझे 500 रुपये बुक करने हैं, तो मुझे कोड हेड नहीं पता, तो एक बार उसको सस्पेंस में पटक दूंगा मैं, ठीक है। कौन से सस्पेंस में, सेक्टर एल के अंदर सस्पेंस एंड मिसलेनियस आता है, ठीक है। जैसे सेक्टर ए के अंदर टैक्स से रिलेटेड बातें हैं, राइट। IJKLMN पढ़ा मैंने पब्लिक अकाउंट में, राइट। तो उसी प्रकार से दोस्तों सेक्टर एल जो है उसके अंदर सस्पेंस से रिलेटेड बातें की गई, सस्पेंस से रिलेटेड कोड हेड दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारे केस में क्या है 8659 जो है डिफेंस के केस में वो सस्पेंस अकाउंट है, इसके अंदर हम पैसा डालते हैं। आगे चलिए दोस्तों क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड का मतलब है कोई भी ज़मीन है वो आपने एक्वायर कर ली, ठीक है। तो वो कहीं से जाएगी, वो 4076 एकमात्र कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है, डिफेंस कैपिटल आउटले, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, सब मेजर हेड कौन से यूज करूँगा 1 2 3, ये भी मैंने 13 नंबर के आप बताए थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स। और माइनर हेड दोस्तों 050 लैंड से रिलेटेड। समझ में आ रही है दोस्तों बातें, यस और नो। 27 नंबर मैंने पढ़ा लैंड को एक्विजिशन करना है, ठीक है। 28 नंबर पे दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ राइट ऑफ करना। राइट ऑफ मतलब एक तो ड्यू टू गवर्नमेंट राइट ऑफ, एक है ड्यू बाई गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यू टू गवर्नमेंट दोस्तों अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया, कोई पैसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लो वो दिवालिया हो गया, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, एक टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट उसको लॉस मान लेती है, उसको पता है कि ये अमाउंट इररिकवरेबल है, ठीक है। मान लो देश छोड़ के भाग गया, तो आप उस कहाँ से रिकवर कर लोगे इसमें, ठीक है। उसकी संपत्ति नीलाम करोगे फिर भी उतना पैसा हम नहीं रिकवर कर सकते। मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, 70 लाख आपने वसूल लिया, तो 30 लाख आप गवर्नमेंट को लगा कि यार नहीं वसूल सकते, ठीक है। तो वो ड्यू टू गवर्नमेंट लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। उसको लॉस अकाउंट में डाल देगी, वो उसको राइट ऑफ कर देगी। दोस्तों अकाउंट हमें क्लियर रखना है ना, साफ सुथरा अकाउंट बनाना है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि इतने दिए थे इतने बाकी रह गए और वो चलता रहे सालों साल, ऐसा काम नहीं होता दोस्तों। साल के एंड में एक टाइम पीरियड लिमिट के बाद हमने उसको क्लियर कर देते हैं उन अकाउंट्स को, राइट। एक दोस्तों ड्यू बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है किसी का, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का दोस्तों पैसा पड़ा है। दोस्तों जो AOGE में जो बंदे काम करते हैं उनको पता होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनसे दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट देती है मान लो गवर्नमेंट, ठीक है। उनका पीरियड भी है दोस्तों, मे बी उसका OM2 में अपने पढ़ेंगे 30 साल होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आपको एग्जैक्ट पता हो तो कमेंट कर देना। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का टाइम पीरियड 30 साल है, ठीक है। तो वो जो मान लो 30 साल बाद भी नहीं लेने आए पैसा, वो जितना जमा करवाए तो गवर्नमेंट को लैप्स कर जाएगा, तो वो गवर्नमेंट का एज ए रेवेन्यू अकाउंट होगा, ठीक है। और दोस्तों करेक्शन ऑफ अकाउंट की बात करी, और कब नहीं करना हमें करेक्शन ऑफ अकाउंट, जब 10 रुपये से कम का सेटलमेंट हो, ठीक है। और करेक्ट सही कैसे करते हैं दोस्तों करेक्शन अकाउंट, गलत हेड को डेबिट कर दो, सही हेड को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो ये करेक्शन हो गया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगला पढ़ा दोस्तों मैंने ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है, कोई एरर को करेक्ट करना है या किसी क्लासिफिकेशन को रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि एक कोड हेड से पैसा निकाल के दूसरे में डालना है, ठीक है, उसको ट्रांसफर एंट्री। जब भी दोस्तों पूरे अकाउंट के अंदर, पूरे अकाउंट कोड के अंदर एक हेड से पैसा हम दूसरे हेड में ट्रांसफर करेंगे तो उसको दोस्तों ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, राइट। इसके अंदर कौन सा वाउचर ऑपरेट होता है, क्लास 2 वाउचर जो है पंचिंग मीडिया का, वो हम इसमें ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्लास ऑफ वाउचर कितने होते हैं ये नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में अपने पढ़ेंगे। और दोस्तों पावर ऑफ साइनिंग पंचिंग मीडिया के अंदर नॉर्मल ट्रांसफर एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये सारी पावर दी गई है। डब्ल्यू को दोस्तों 25 लाख 4 गुना कर दो, AOSO के लिए 1 करोड़, ठीक है। ACDA DCDA के लिए दोस्तों इसका 5 गुना कर दो 5 करोड़, JCDA एडिशनल CD के लिए 10 करोड़, और CDA PCDA के लिए एक्सीडिंग 10 करोड़, ठीक है। और दोस्तों रेक्टिफिकेशन में डब्ल्यू को कोई पावर नहीं दी गई, 25 लाख तक भैया करो आप, 25 लाख की नॉर्मल करो, रेक्टिफिकेशन में आपको कोई पावर नहीं है। AOSO का दोस्तों डब्ल्यू वाली 25 लाख वाली, इनको एक एक स्टेप नीचे कर दिया। ACDA DCDA 1 करोड़, जॉइंट CDA एडिशनल CDA 5 करोड़, CDA PCDA को दोस्तों 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों 31 पॉइंट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 है पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब देखिए चलते दोस्तों चैप्टर नंबर 4 पे अपने। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे अपने, रूल्स रेगुलेटिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। दोस्तों जो अपने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1 2 3 जो पढ़े हैं उसके अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है। दोस्तों 2 प्रकार के मैंने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र पढ़े थे, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ा था दोस्तों मैंने, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा पढ़ा था दोस्तों मैंने सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल जो एडजस्टमेंट होती है वो, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ थोड़ी थोड़ी बातें इसके अंदर दी गई है। और इसमें अंदर बताया गया है कि जो सर्विस आप रेंडर करते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसको चार्जेस देना है या नहीं देना, ठीक है, वो सारी बातें की गई है, राइट। चार्जेस का मतलब दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर शुल्क रहेगा जो पैसा आप दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए चलते हैं 75 में क्या देगा, द रूल्स इन दिस चैप्टर रेगुलेट द कंडीशंस अंडर विच चार्जेस मे बी मेड बाय डिफेंस सर्विसेज फॉर सर्विस रेंडर्ड और आर्टिकल सप्लाई टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आउटसाइड बॉडी एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या आपको चार्जेस लेने हैं
ठीक है, शुल्क लेने हैं, कौन सी कंडीशंस में लेने हैं। अगर आप करते हो डिफेंस सर्विसेज जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर दे, राइट, या कोई आर्टिकल सप्लाई कर दे किसी अदर मिनिस्ट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या किसी आउटसाइड बॉडी को, ठीक है, या फिर वो सारी जो मिनिस्ट्री है, वो सारे जो डिपार्टमेंट है डिफेंस सर्विसेज को या सर्विस सरेंडर कर दे या कोई आर्टिकल या माल सप्लाई कर दे, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे उसकी बात, इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट के साथ कैसा एडजस्टमेंट रहता है वो बताते हैं, ठीक है, आपस में। 76 के अंदर क्या दिया, ए सर्विस डिपार्टमेंट शैल नॉट मेक चार्जेस अगेंस्ट अदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज। दोस्तों एक जो है सेंट्रल सर्विस डिपार्टमेंट है, मान लो ए कोई, ठीक है, वो चार्जेस नहीं लेगा किससे, बी डिपार्टमेंट से, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, किसके लिए, जो ये सर्विस रेंडर कर रहा है बी को, ठीक है। और दोस्तों सर्विसेज भी कौन सी, विच फॉल विद इन द क्लास ऑफ ड्यूटीज़ फॉर विच द फॉर्मर डिपार्टमेंट इज कॉन्स्टिट्यूट, मतलब जो काम इस डिपार्टमेंट को दिया गया है वही काम, उसी काम को दोस्तों वो किसी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए करता है तो वो उसको चार्जेस उसके अंदर लेवी नहीं कर सकता वो, ठीक है, ये बोला गया है। आगे चलिए, तो दोस्तों रूल बना दिया कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट से वो चार्जेस नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों जो फिल्म डिवीजन जो है हमारे डिपार्टमेंट है एक, तो फिल्म डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चार्ज एनी अदर डिपार्टमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स एंड अदर सर्विसेज ऑन सच टर्म्स एज में बी सेटल्ड ऑन ईच केस, ठीक है, मतलब फिल्म डिवीजन जो है डिपार्टमेंट वो चार्ज करेगा। और दोस्तों किताब के अंदर इतनी सी बात लिखी गई है तो यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा फिल्म डिवीजन क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों फिल्म डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है, ठीक है, एक विभाग है उनका। और क्या काम है दोस्तों फिल्म डिवीजन का, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री बनाती है एंड न्यूज़ मैगजीन्स फॉर पब्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। दोस्तों जैसे कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो फिल्म डिवीजन क्या करेगी, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, ठीक है, कोई न्यूज़ मैगजीन्स बनाएगी, उनकी पब्लिसिटी करेगी, राइट। और मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग आर्म। दोस्तों जो इंडिया की प्रसार भारती जो है ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है उसको भी दोस्तों यही मेंटेन करती है। और दोस्तों सेंसर बोर्ड का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर फिल्म डिवीजन की बात करेंगे तो हमें चार्जेस लेने हैं, और दोस्तों जब फिल्म डिवीजन की बात नहीं करेंगे तो हमें चार्जेस लेवी नहीं करने, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए 77 नंबर पैरा है, तो दोस्तों काफ़ी बड़ा पैरा है, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही वीडियो को रैप करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दोस्तों जरूर से करिए ताकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।